Good afternoon, class. We are going to continue with chapter pollution of air and water. Now today topic is कि आपका ये है सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। हम लोगों ने कल इंडस्ट्रियल इमिशन पढ़ लिया था, आज इमिशन फ्रॉम पावर प्लांट पढ़ेंगे। ठीक है। थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट रिलीज हार्मफुल गैसेस, स्मोक एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स। ठीक है। जो पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ से जो इमिशन होता है, जो हार्मफुल गैसेस वगैरह रिलीज होती हैं, स्मोक, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स, ये सब क्या करते हैं, एयर को पॉल्यूट करते हैं। डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज एब्जॉर्ब सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द atmosphere, hence cutting of the trees pollutes the environment by increasing the amount of the carbon dioxide in the atmosphere। ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन से भी एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि जैसे एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो क्या होता है कि एयर जो होती है वो पोल्यूट हो जाती है। लेकिन अगर प्लांट लगे होते हैं तो प्लांट क्या करते हैं कि बहुत सारी गैसेस होती हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है। और उसके वापस में क्या है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। बट इन केस ऑफ डिफॉरेस्टेशन तो इसमें क्या होता है कि जब प्लांट की कटिंग डाउन वो भी लार्ज स्केल पे करी जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का, चाहे वो इंडस्ट्री से हो या एमिशन फ्रॉम पावर प्लांट या कहीं से भी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन होता जाएगा। जब इसका अमाउंट बढ़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इस तरह से एयर पॉल्यूट होती रहेगी और काफ़ी डिजीजेज जो होती है वो डेवलप होती रहे। यूज ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर, फायर एक्सटिंग्विशर, एरोसोल स्प्रेज एक्सेट्रा लीड टू रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। ठीक है। जो CFC वगैरह होता है वो रेफ्रिजरेटर है, AC है, इन सब से निकलता है। एक्सटिंग्विशर वगैरह से भी निकलता है। एरोसोल स्प्रे वगैरह जो किए जाते हैं, तो इसमें से CFC जो है वो सी हार्मफुल गैसेस जो है रिलीज होती हैं, एक्सटिंग्विशर है, एरोसोल, इन सब से। तो ये भी क्या करती हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं एक तो एयर को पोल्यूट करती हैं, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये ओजोन को डिप्लीट, ओजोन लेयर जो है उसको डिप्लीट करती हैं। जब ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं तो डायरेक्ट जो सनलाइट होता है उसके जो हार्मफुल रेजेज होती हैं, UV वगैरह, अल्ट्रावायलेट वगैरह, वो सब आके डायरेक्ट अर्थ पे फॉल होती है, जिसकी वजह से और डायरेक्ट हम लोगों में पड़ती है, तो ये स्किन कैंसर कॉज करता है। ठीक है। Effects of air pollution. The air pollutants released in the atmosphere through various sources are very harmful. Let us now discuss the harmful effects of some air pollutants on living and non-living. एयर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हैं अभी मैंने आपको बताया। जैसे ये CFC वगैरह जो रिलीज होता है रेफ्रिजरेटर और AC से, तो ये सब जाके ओजोन लेयर को क्या करती हैं, डिप्लीट करती हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट हार्मफुल UV हम लोगों की स्किन पे पड़ता है, तो स्किन कैंसर वगैरह कॉज करता है। बट एयर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट है? नेचुरल है कि हम लोग एयर ब्रीथ करते हैं, विदाउट एयर वी कांट सर्वाइव ऑन द अर्थ ऑल्सो। अगर यहाँ एयर ना होता तो जैसे मार्स वगैरह पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, मून वगैरह पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, ऐसे सेम एज अर्थ पे भी पॉसिबल नहीं होता, बट देयर इज वाटर एंड एयर प्रेजेंट है। ओके। यही जो होता है वो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए एसेंशियल कंपोनेंट होता है। तो एयर पोल्यूटेंट जो होते हैं रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, जाके इंटरमिक्स हो जाते हैं, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती है जो इंटरमिक्स हो जाती हैं, तो ये बहुत ही बैड इफेक्ट, बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग पे डालती हैं। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग तो इफेक्ट्स जो है वो मतलब कि जैसे बहुत सारा ब्रीदिंग्स की, मतलब बहुत सारी डिजीजेस कॉज होती हैं एयर पोल्यूशन के थ्रू। ब्रोंकी वगैरह जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जैसे अभी आपने पढ़ा कि एयर पोल्यूशन का जो मेजर कॉज है उसमें एक डिफॉरेस्टेशन भी है। डिफॉरेस्टेशन अभी आपको बताया गया कि डिफॉरेस्टेशन प्लांट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो बैलेंस नहीं होता है।
और इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता रहता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है। ठीक है, यही एक मेजर सोर्स है जो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है। व्हेन द सोलर रेडिएशन फॉल ऑन द अर्थ सरफेस, अ पार्ट ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड एंड अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। ठीक है, सोलर रेडिएशन जब अर्थ सरफेस पे पड़ता है तो कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, स्पेस में वापस चला जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस like carbon dioxide, methane present in the atmosphere absorb some of the radiated heat। अब जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती हैं, जो भी सोलर रेडिएशन होता है इसका कुछ ना कुछ पार्ट ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सम ऑफ देम रेडिएटेड हीट। ठीक है, दीज ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ। फिर क्या होता है कि ऐसे ये रेडिएशन ट्रैप करती रहती है और फिर क्या होता है, अर्थ जो होता है वार्म हो जाता है। द ट्रैपिंग ऑफ द सन्स रेडिएशन बाय द गैसेस प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ट्रैपिंग सन्स रेडिएशन के गैस के थ्रू होता है, जिन गैस के थ्रू, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इस अर्थ एटमॉस्फेयर जो होता है, प्रेजेंट होता है अर्थ एटमॉस्फेयर में, जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं सन्स रेडिएशन को ट्रैप करती हैं, ये सब इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट है नेक्स्ट इज दिस, without the natural greenhouse effect, life would not have been possible on the earth, because in the absence of such an effect, the earth surface would have been too cool to sustain life। ठीक है, क्या है कि अगर मतलब ये ट्रैप ना करें, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, अगर ये सन्स रेडिएशन को ट्रैप ना करें तो क्या होगा, जो अर्थ होगा वो बहुत ही ठंडा होगा और लाइफ जो है वो शायद पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत ज़रूरी है, इसका ये इफेक्ट एब्सेंट, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, तो लाइट जो है पॉसिबल नहीं होगी अगर ये हीट नहीं होता है, अर्थ सरफेस जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा अगर ठंडा रहता है। बट फॉर साइंटिस्ट द कॉज ऑफ वरी इन द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बियॉन्ड द सेफ लिमिट। ठीक है, एक होता है कि मतलब लिमिट में ग्रीन हाउस जो ये हमको मतलब एक लिमिट में ही शेव कर सकते हैं। देन साइंटिस्ट जो है बोलते हैं कि ये चिंता की बात है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये भी इंक्रीज हो रही हैं और बियॉन्ड द सेफ लिमिट। ठीक है, जो कि लिमिट से थोड़ा सा ज़्यादा आगे जा रही हैं। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर दे ट्रैप मोर हीट। जब ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ट्रैप करेंगी, और जब ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ट्रैप करेंगी तो हमारा जो अर्थ टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। अर्थ टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ये भी कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा। अभी हम लोग आगे पढ़ लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग कैन बी डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर दैट कॉज करस्पॉन्डिंग चेंज इन क्लाइमेट। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो सन्स रेडिएशन को ट्रैप करती हैं, और ट्रैप करके मतलब कि ये जो बहुत, अगर ये ना ट्रैप करे तो जो अर्थ सरफेस है वो क्या है, बहुत ठंडा रहेगा, तो मतलब कि लाइफ को थोड़ा सा पॉसिबल होने में मतलब डिफ़िकल्टी होगी। तो ये अच्छा तो होता है, बट जब यही चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, इसका ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, इनका जो अमाउंट है वो अगर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने लगती हैं, और अगर ग्लोबल वार्मिंग कॉज किया तो फिर ये कुछ ना कुछ क्लाइमेट में चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या करते हैं वो भी आप यहाँ पे देखेंगे। नाउ कम ऑन दिस कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्या कॉजेज हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन आपने पढ़ रखा है, एयर पोल्यूशन डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है। मैंने अभी आपको लोगों को बता चुकी हूँ पहले ही कि डिफॉरेस्टेशन में जब प्लांट नहीं रहेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट होगी, कंसनट्रेशन होगी, वो इंक्रीज होती रहेगी। बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स, आप फोसिल फ्यूल को जब बर्न कर रहे हो तो भी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह या कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज विच रिलीज मीथेन गैस। ठीक है, तो बायोलॉजिकल जो डिग्रेडेशन ऑर्गेनिक मैटर का किया जाता है सीवेज वगैरह में जो होते हैं, तो वो भी मीथेन गैस को क्या करते हैं, मतलब रिलीज करते हैं, और मीथेन गैस जो होता है वो वार्म एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या हैं, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट
द अर्थ एवरेज टेम्परेचर रीजन बाय 1 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 50 ईयर्स। ठीक है, ऐसे मतलब लास्ट के जो 50 साल हैं उसमें क्या हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ गया एवरेज टेम्परेचर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो साइंटिस्ट मतलब ये प्रोडिक्ट करते हैं कि अगर ऐसे ही ग्रीन हाउस का कंसंट्रेशन बढ़ता रहा, देन अर्थ सरफेस जो है वो 3 से 6 डिग्री सेल्सियस मतलब कि इंक्रीज हो सकता है। अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 3 to 6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो सकता है। तो पोलर आइस कैप है, नेचुरल है कि 50 साल में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था टेम्परेचर, और जिस तरह से मतलब इसका ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रहा है। तो अगर ग्रीन हाउस गैसेस का ऐसे ही अगर बढ़ता रहा, ये मेंटेन रहा बढ़ने का, इसका जो टेम्परेचर बढ़ने का, तो फिर क्या होगा, 3 to 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जो पोलर आइस कैप्स है या ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देंगे, और जब लार्ज क्वांटिटी में, एनवरस क्वांटिटी में वाटर जो है वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। तो जो सी लेवल है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सी लेवल बढ़ेगा तो ये हमारे आसपास क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। ठीक है, तो और फिर अभी हम देखेंगे और क्या कॉज हो सकता है, क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग से। तो नेचुरल है कि अर्थ सरफेस का फर्स्ट ऑफ थिंग टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर और पोलर आइस कैप जो है वो मेल्ट हो जाएंगे, सी लेवल बढ़ जाएगा, जो कि फ्लड को कॉज करेंगे। और जब फ्लड को कॉज करेंगे तो जो लो लाइंग एरिया, कोस्टल एरियाज होते हैं, वो वहाँ की जो मतलब प्रॉपर्टी होगी और जो लाइफ होगी वो काफ़ी डैमेज हुए है। नाउ वी आर फिनिशिंग द टुडे लेक्चर।